So today our topic is percentages. तो ये हमारे पूरे एप्टीट्यूड और क्वांट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा काम आता है, क्योंकि परसेंटेज एक ऐसी चीज़ हो गई जो मतलब इट विल लाइक एक्चुअली यूजफुल इन ऑल ऑफ द टॉपिक्स. ओके, सो वी विल स्टार्ट नाउ. So what does percentage word mean? So percent is consists of two word. Okay, so it is cent is what? Cent is 100. So it is each 100 or every 100, for every 100. So what does this numerically mean? We will see that. So if I say that what is 25 out of 50? Okay, so it is nothing but 50%. 25 is what? 25 is 50% of 50. Okay, and percentage is symbolized by this sign. This signifies percentage. Okay, so if I want to calculate that 20% of 50, so 20% क्या होगा हमारा? 20% 50 का 20/100 इंटू 50, तो ये कितना होगा? 10. तो यानी कि 20% ऑफ 50 विल बी इक्वल टू 10. ओके, तो नाउ अब थोड़ा सा और देखें. जैसे एक जनरली अगर मैं कहूँ डेट, अगर मेरे पास लिखा है ए परसेंटेज ऑफ बी, तो ये क्या होगा? तो ये हमारा होगा A/100 इंटू बी. ओके, रिमेंबर दिस. ओके, एक और यूजफुल प्रॉपर्टी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, मैं लिखता हूँ. जैसे अगर मेरे पास है कि ए परसेंटेज ऑफ बी इक्वल टू बी परसेंटेज ऑफ ए, ये एक बहुत ही ज़्यादा यूजफुल प्रॉपर्टी है. अगर आप देखें तो कि भाई ये वैसे तो देखने में नहीं लगता कि इक्वल कैसे होंगे भाई, ए परसेंट ऑफ बी और बी परसेंटेज ऑफ ए. तो इसको वेरीफाई करके देख लेते हैं. ओके, सो फॉर एग्जांपल मैंने लिखा दैट 4% ऑफ 75. ओके, ये निकालो आप. ओके, क्या होगा? 4/100 इंटू 75 कितना आया? 3 आया. अब मैं क्या करता हूँ, मैं 75% ऑफ 4 निकालता हूँ. 75% ऑफ 4, तो ये 75% इज वॉट? 3/4. 3 आया. दोनों इक्वल आया या नहीं आया? तो यहाँ से ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी बन जाती है कि ए परसेंटेज ऑफ बी इज इक्वल टू बी परसेंटेज ऑफ ए. अब ये प्रॉपर्टी मैंने क्यों बताई है यहाँ पर? ये इसलिए बताई है कि जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया कि 4% ऑफ 75 निकालना है मेरे को, तो ये थोड़ा सा हो सकता है कॉम्प्लेक्स बन जाए. बट अगर मैं इसको अब 4% ऑफ 75 को 75% ऑफ 4 लिख लूँ, तो ये कितना आसान हो गया मेरे लिए, क्योंकि मेरे को पता है 75% इज वॉट? 3/4. 3/4 इंटू 4, 3. बहुत ही आसानी से मेरे पास ये निकल के आ गए. तो कभी कभी जब थोड़ा सा परसेंटेज अपन को लग रहा है कि टफ हो गया निकालना, तो मैं ये प्रॉपर्टी यूज करके उसको इजी बना सकता हूँ. ओके, अब थोड़ा सा हम कुछ फ्रैक्शंस और उनकी परसेंटेज वैल्यू देख लेते हैं. ओके, तो थोड़े बहुत जैसे कि कुछ कुछ तो आपको पता ही है जो काफ़ी मेन होते हैं. जैसे कि मैंने कहा कि भाई मेरे पास वन वैल्यू है कोई. ओके, इस 1, ये कितना है? ये 100% होता है, ये सबको पता है. फिर मैंने कहा कि 1/2, ये होता है हमारा 50%. ओके, फिर मैंने कहा कि 1/3, ये हमारा कितना होता है भाई? 33%. 33.33% होता है भाई. और फिर इसके बाद मैंने कहा 1/4, ये हमारा होता है भाई 25%. ओके, फिर मैंने कहा कि भाई 1/5, ये कितना होता है भाई? ये होता है 20%. ओके, अब 1/3
6, 1/6 कितना होता है भाई? 16.66। अब मैं ये क्यों लिख रहा हूँ, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये हमारे कैलकुलेशन में बहुत कंटिन्यूसली और बहुत ज़्यादा बार रिपीटेटिवली यूज़ होंगे, तो ये आपको याद रखना है और आपको प्रैक्टिस से याद हो जाएंगे, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, फिर मेरे पास आता है भाई 1/7। 1/7 कितना होता है? 14.28। ओके, फिर 1/8 है। 1/8 मेरा 12.5% है। ये सब कैलकुलेट कैसे हो रहे हैं, आप लोग कहीं ये तो नहीं सोच रहे? तो कैलकुलेट कुछ नहीं, जैसे अगर मैंने कहा मेरे को अभी 1/9 कैलकुलेट करना है, तो परसेंटेज में कितना होगा? 1/9 इंटू 100। अगर मेरे को परसेंटेज चाहिए तो आउट ऑफ 100 निकलती है ना, परसेंट यानी फॉर ईच 100। सो अगर 1/9 तो 1/9 100 का कितना पार्ट होगा, तो मैंने इंटू 100 कर दिया। ओके, सो ये मेरे पास कितना आ जाता है भाई? 11.11%। फिर मेरे पास आता है 1/10। ये तो बहुत ही ईजी हो गया कि भाई 1/10 में कितना है, 1/9 का कितना है, 1/8 का कितना है, तो ये सब वैल्यूज हैं। थोड़ा और आगे देखते हैं अब। ओके, तो फिर मैंने कहा 1/10 तक हो गया हमारा। सो अब 1/10, 1/10 कितना होगा भाई? 9.09%। ओके, 1/12 कितना हो गया? 1/12 मेरा हो गया 8.33%। ओके, 1/13 कितना हो गया? 7.69। ओके, नाउ फिर क्या बचा मेरा? 1/14। 1/14 इज नथिंग बट 7.14%। अब आप स्क्रीनशॉट ले लो या खुद लिख के उसको आप एक जगह रखो, और बाकी तो प्रैक्टिस से हमारे को ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, ठीक है। अब थोड़ी सी एक चीज़ और देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि आपको दे रखा है कि कोई एक वैल्यू है बी, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मैंने कहा मैंने 16.66% का इंक्रीज करा है। मैंने बी की कुछ भी वैल्यू है, मान लो 100 है, लेट अस से कि बी इज इक्वल टू 100 है, तो मैंने 16.66% ऑफ बी कितना होगा? 16.66 होगा, और उतना इंक्रीज कर दिया तो बी न्यू क्या हो जाएगा? बी न्यू विल बी 116.66। ओके, ये हो जाएगा। बट अब देखो तो इसमें डेसिमल आ रहे हैं, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो फिर कैलकुलेशन करो। ओके, तो कितना ज़्यादा लाइक कॉम्प्लेक्स हो गया, आपको दिख रहा होगा ये। तो अब कैलकुलेशन इससे तो हमारी काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, टाइम लग जाएगा पेपर में, तो लिमिटेड टाइम होता है हमारे पास। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि जैसे मैंने कहा कि 16.66%, तो मैंने अभी ये आपको टेबल लगाई थी, है ना। तो वहाँ से अगर आप देखो तो 1/6 is 16.66%। नाउ अब मैंने कहा कि 1/6 कि भैया 1/6 है, वो होता है 16.66%। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो 1 है आउट ऑफ 6, ये 6 में से जो 1 पार्ट है, 1 वैल्यू, वो 16.6% है। तो अब मैंने कहा कि अब बी को आप रखो 6, ठीक है, बी को 6 रखो आप। ओके, तो फिर मैंने क्या कहा, और तो इंक्रीज करना है 16.66%, ठीक है। तो अब भाई इसका 6 का 16.6% क्या होगा? 1/6 इंटू 6 1 होगा, 1 का इंक्रीज कर दूंगा तो मेरा जो बी न्यू है वो हो जाएगा 6 + 1 = 7। अब कितना आसान हो गया, आप देखो कि भाई 1 जो है 1/6 मेरा 16.66। तो वो टेबल इसलिए यूज़फुल है हमारे लिए कि भाई अब मैंने कहा कि भाई आपको 20% इंक्रीज करना है किसी में, तो 20% क्या होता है? 1/5 होता है। तो मैंने कहा कि उस वैल्यू को रखो आप 5 और उसमें +1 कर दो, तो ये एक 20% का इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो ये एक चीज़ है, ये जो कंसेप्ट है ये आपको याद रखना है, ये काम आता रहेगा। ओके, अब हम थोड़े क्वेश्चंस करेंगे। ओके ओके, सो अब हमने अभी तक फ्रैक्शंस देख लिए, परसेंटेज में कितने होते हैं, परसेंट का वैल्यू देख लिया, और एक तो प्रॉपर्टीज़ मैंने बता दी, फिर मैंने बता दिया कि थोड़ा बहुत इंक्रीज करना है। तो ये चीज़ें अभी तक हमारी हो चुकी हैं। तो अब एक बहुत ही आसान सा
एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो वही क्वेश्चन है अपना ये, ओके। तो ये बहुत ही आसान सा है। अब क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कि भाई आलोक की सैलरी है वो 25% इंक्रीज हो गई, ओके। मैंने कहा कि भाई आलोक की सैलरी आप लिख लो 100 है, 25% कितना होगा 100 का, कैसे निकालते हैं? 25% ऑफ 100 इज वॉट, मैंने बताया था A%ऑफ B क्या होता है। तो 25/100 इंटू 100 25 होगा, ओके। और 100 का तो आप सीधे ही लिख लो, ठीक है। तो भाई अब 25 इंक्रीज करने के बाद आलोक की न्यू सैलरी क्या हो गई है? न्यू सैलरी हो गई आलोक की 125 हो गई है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि इसकी सैलरी कितनी परसेंट डिक्रीज करें कि उसकी ओरिजिनल सैलरी आ जाए, यानी कि 125 है उसकी सैलरी अभी, उससे 100 लाना है। तो ये जो चेंज आया कितने का? 25 का। तो ये कितना परसेंट डिक्रीज हुआ है? अब यहाँ पे बहुत लोग कहेंगे कि 25% इंक्रीज करी, तो 25% डिक्रीज कर दो और वही ओरिजिनल आ जाएगी। जल्दी जल्दी में ऐसा गलती अपन से हो जाता है, ठीक है। तो बस वो छोटी सी जो गलती ना हो जल्दी जल्दी में, इसलिए मैंने क्वेश्चन ले लिया जिससे आपको ध्यान रहे, ठीक है। अब आप चीज़ों को समझते हुए चलोगे तो बहुत ही सही रहेगा, आपको कभी कोई क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपके सारे क्वेश्चन अच्छे अच्छे से सॉल्व होंगे, ओके। सो अब मैं ये क्वेश्चन देखते हैं। तो 125 से 100 हुआ, 25 का चेंज आया। अब देखो भाई परसेंटेज चेंज हमें बहुत बार निकालना रहेगा कि भाई ये जो चीज़ हो गई ना परसेंटेज चेंज, है ना। तो इसको सीख लेते हैं कैसे निकालते हैं। तो भाई मेरी वैल्यू 125 थी, उससे 100 हो गई, तो परसेंटेज चेंज क्या होगा हमारा? परसेंटेज चेंज होगा चेंज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100, ये होगा परसेंटेज चेंज। तो अब मैं यहाँ पे देख लेता हूँ भाई कि 125 से 100 हो गई, तो चेंज कितने का आया? 25 का आया, ठीक है। ओरिजिनल वैल्यू बेस वैल्यू क्या है यहाँ पे? ये 125 से हुआ 100, ओके। तो यहाँ पे नीचे आएगा 125 इंटू 100, कितना आ गया ये? 5 20 20%। सो अब अगर मैं 125 में से 20% कम कर दूँ तो उसकी जो पहले थी 100 सैलरी वो ओरिजिनली आ गई है। तो यहाँ पे 20% से अब डिक्रीज करूँगा 25, यानी कि 100 था, 25% इंक्रीज किया 125 हुआ, फिर मैंने 20% डिक्रीज किया और 100 आ गया वापस, ठीक है। ये 25 नहीं होगा, ये 20 होगा। तो यही ध्यान रखना है बस, और कुछ भी नहीं है। बाकी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको उसका चीज़ का आंसर दूँ, ओके। ओके, थैंक यू। तो अब उसके बाद अपन दूसरा क्वेश्चन देखेंगे अब। तो our next question is like the difference between the value of a number increased by 25%, यानी कोई भी एक नंबर था, मान लो कुछ भी था, 100 था मान लो अब, ठीक है। उसको 25% इंक्रीज कर दिया, ठीक है। एंड द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल नंबर डिक्रीज बाय 30%, अब उसे 30% डिक्रीज कर दिया, ठीक है भाई, ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब कहा कि कुछ चेंज आया इन बीच में, तो भाई 125 माइनस 70 निकाला मैंने, कितना आया? मेरे पास आया 55, ओके ओके। अब ये कहा कि ये पर हमें क्वेश्चन में ये डिफरेंस 22 दे रखा है, ये मैंने लेट किया था, आपको पता है 100 मैंने माना था, यही मेरे को निकालना है। अब अगर मैं यहाँ पे x मान के भी कर सकता हूँ, कन्वेंशनल है वो तरीका बिल्कुल। अब x मान के आप करोगे, x x आएगा, काफ़ी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा। अब आप ये जो तरीका है इसको आप सीख लो, अच्छे से समझ लो, कोई दिक्कत हो पूछ भी लेना, ठीक है, कमेंट्स में। तो अब इसको समझ के आप जब इसको अप्लाई करोगे ना, आपका परसेंटेज रेशो वो बहुत पूरे एप्टीट्यूड के अंदर आपको बहुत फ़ायदा रहेगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं। तो अब भाई 100 मान के करता हूँ मैं, और मतलब जो भी कोई भी टीचर्स होंगे या कोई भी आप अच्छे जिसका भी एप्टीट्यूड होता है, तो वो चीज़ें हमेशा लाइक 100 मान के या कुछ भी वैल्यू पुट करके ही करते हैं। एक्स मान के हम जितना करेंगे वो, जितने आप भाई देखो, आप सीधी सी बात समझो,
जितने आप अननोन वेरिएबल बनाओगे आपका क्वेश्चन उतना कॉम्प्लेक्स बनता जाता है। ठीक है, आपकी हमेशा ये प्रैक्टिस रहनी चाहिए कि आपके क्वेश्चन के अंदर जब आप सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन को, तो आपके अननोन वेरिएबल्स हमेशा कम से कम रहें, जितना आप अवॉइड कर सको आप करो। तो इसलिए मैं एक्स मेरा मैं 100 मान के क्वेश्चन करता हूँ। ठीक है, तो अब 100 मान के वही मेरा डिफरेंस आ रहा है 75 अकॉर्डिंग टू द conditions given in the problem. Okay, so now but it is giving what, it is given 22। ठीक है भाई, तो मैंने कहा 55 नहीं, मेरे को तो 22 चाहिए। तो भाई अब देखो 55 डिफरेंस के हिसाब से 100 है। ठीक है, मैंने कहा कि 55 के हिसाब से 100 है, तो यानी कि 55 अगर 100 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक मैंने कहा ये 55 यूनिट ले लो अब इसे, है ना। 55 यूनिट 100 रिप्रेजेंट करती है। 1 यूनिट कितना रिप्रेजेंट करेगी भाई, 1 यूनिट करेगी 100 डिवाइडेड बाय 55, एक तरीके से। ठीक है, 100/55 करेगी वो। लेकिन अब हाँ पर मेरे को 100 से रिप्रेजेंटेशन एक्चुअली नहीं देखना है इसका। मेरे को क्या करना है कि भाई 55 जो यूनिट है वो 22 चाहिए मेरे को। 55 यूनिट 22 में चाहिए, तो इसकी 1 यूनिट कितना हो गया भाई, 22 डिवाइडेड बाय 55 वैल्यू हो गई है। ठीक है भाई, ठीक है। अब क्या करें भाई, अब चाहिए मेरे को ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर कितना है भाई, 55 यूनिट 100 यूनिट है। तो 1 यूनिट अगर इतनी है तो भाई 100 यूनिट कितनी होगी, यूनिटरी मेथड है। 22 डिवाइडेड बाय 55 इंटू 100, 11 से काट दो आप, तो ये मेरे पास आ गया 40 ओरिजिनल नंबर। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, आप थोड़ा सा समझ लेते हैं। मेरा ओरिजिनल नंबर था वो 100 नहीं 40 था भाई। ठीक है, 40 में क्या किया भैया, 25%, 25% नहीं 1/4 यानी 10 का इंक्रीज कर दिया, यानी 50 कर दिया। ठीक है, और 30% डिक्रीज कर दिया। 30% कितना हो गया भाई, 30 डिवाइड 100 इंटू 40 होती, तो 12 डिक्रीज कर दिया, तो कितना हो गया भाई, 40 माइनस 12 अपने पास कितना होगा 28। इन दोनों का डिफरेंस आप चेक करो कितना आया, 22 क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ पे ये थी कि वो जो 100 था वो 40 है, क्यों है, क्योंकि 55 यूनिट्स है ना जो ये डिफरेंस की, वो 22 रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे 100 यूनिट में। तो जो 1 यूनिट है वो 2/5 है एक्चुअली। तो 100 यूनिट क्या हो गई, 100 इंटू 2/5 विच इज 40। थोड़ा सा एक और अगर दोबारा देखना है आपको ये क्वेश्चन, एक और बात एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, बहुत आसान ही है क्वेश्चन, कुछ भी इसमें टफ नहीं है। ठीक है, तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं। मैंने कहा लेट कर दिया 100, ठीक है, ओरिजिनल नंबर। तो वो नंबर में 25% इंक्रीज करके 125 हो गया। ठीक है, 30% डिक्रीज करके 70 हो गया। डिफरेंस निकाल लिया मैंने, डिफरेंस निकाल के मेरे पास आ गया भाई 55 यूनिट आ गया डिफरेंस। ठीक है, 55 यूनिट्स। लेकिन मेरे को ये गिवन कितना है भाई, ये गिवन है मेरे को 22। तो अब 55 यूनिट्स मेरे को 22 रिप्रेजेंट कर रही है वैल्यू ओरिजिनली। तो मैंने यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाली, वो कितने की 22 डिवाइडेड 55 विच इज इक्वल टू नथिंग बट 2/5, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 2/5 है। मेरे को चाहिए कितना, 100 चाहिए, और नंबर 1 यूनिट कितना है, 100 कितना होगा भाई, 100 कुछ नहीं, 100 होगा 100 इंटू 2/5, कितना आ गया ये 40 आ गया। 40 इज आवर आंसर। ओके, ओके। तो let's do our next question, which is our third question. So the question is that length of a rectangle is increased by 50%। ओके, यानी कि 50% इंक्रीज हो गया लेंथ के अंदर। ओके, एंड पूछा है कि ब्रेथ के अंदर कितना डिक्रीमेंट हो। ओके, कितना डिक्रीमेंट हो कि भाई एरिया के अंदर चेंज नहीं है।
अब एरिया क्या होता है मेरा, रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। ओके, सो अब मैं लगाता हूँ ये एल इंटू पी इज इक्वल्स टू ए, जो कि कांस्टेंट रहना चाहिए। ओके, अब मान लो लेंथ में 100 रखता हूँ, ठीक है, बाद में क्या हो जाएगी 150 हो जाएगी। लेकिन अब देखो, फिर मैं अब ब्रेथ में भी अब इसको 100 रखूँगा, इसको एक्स रखूँगा, फिर ये ऐसे करूँगा मैं, तो थोड़ा सा ज़ीरो ज़ीरो ज़्यादा आ रही, कॉम्प्लेक्स बन रही है क्वेश्चन। तो अब मैं क्या करूँगा, वही अपन थोड़ा छोटा वैल्यू लेंगे। ओके, तो अब मैंने कहा 50% इंक्रीज है भाई। मैंने कहा कि भाई तुम लेंथ को रख लो 2 रख लो भाई, ठीक है, 1 रखोगे तो 50% का इंक्रीज किया तो वैल्यू 1.5 होगी, जो कि डेसिमल ऑफ फ्रैक्शन में आ रही है। तो अपन ने 2 रखा, क्यों भाई, 2 का 50% 1, बिल्कुल बढ़िया भाई, है ना। तो मैंने अब 3 रख दिया, 3 हो गया लेंथ। अब भाई ब्रेथ क्या रखें, ठीक है भाई, ब्रेथ क्या रखें भाई, तो भाई ब्रेथ मैंने कहा कि अभी 2 और 3 है, तो एक काम क्यों नहीं करते अपन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं भाई, जैसे एलसीएम वगैरह में करते हैं। तो मैंने ब्रेथ 3 रख दी, बाद में 2 कर दी। 2 क्यों कर दी भाई, पहले एरिया क्या आ रहा था भैया 6 आ रहा था, बाद में भी 6 ही चाहिए। तो 3 लेंथ है, तो भाई क्या हो, 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 6। ओके, तो यहाँ से एक्स मेरा 2 आ गया। तो अब मेरी जो ब्रेथ है वो भैया 3 से 2 चलेगी, ठीक है, 3 से 2 चलेगी। चेंज कितने का है, अब परसेंटेज चेंज निकालना है। परसेंटेज चेंज निकाला था इससे पहले क्वेश्चन में अपन ने, परसेंटेज चेंज याद है आपको, ये परसेंटेज चेंज क्या होगा मेरा, चेंज कितने का है 1 का, ओरिजिनल वैल्यू क्या थी 3 इंटू 100। ओके, तो कितना आ जाएगा भैया ये 33.3%, यही हमारा आंसर है। ओके, एक बार और देख लेते हैं। इसमें कुछ नहीं किया हमने, हमें पता है एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ होता है हमारा रेक्टेंगल का एरिया। मैंने कहा कि भाई लेंथ को आप रख दो 2, ठीक है, 50% क्या होगा 2 का 1 होगा, 50/100 इंटू 2, ठीक है, 1 का इंक्रीज करने के बाद लेंथ हो गई 3, ठीक है। अब एरिया क्या हुआ भाई, तो मैंने कहा ये 2 और 3 हैं, तो मैंने कहा ब्रेथ आप इनिशियली 3 रख दो, ठीक है भाई, 3 रख दिया हमने। ओके, तो अब क्या हमारी होनी चाहिए ब्रेथ, कि भाई चेंज ना आए, तो पहले 6 था एरिया पे 6 होना चाहिए, 3 लेंथ है तो 2 रख दो भैया। ओके, रख दी, तो अब 2 हो गई ब्रेथ, तो अब 3 से 2 का चेंज आया है भाई, 3 से 2 हो गई ब्रेथ हमारी, ठीक है भाई, 3 से 2 हो गई, चेंज कितने हो गया 1, ओरिजिनल दी था 3 इंटू 100, इतना परसेंट चेंज आ गया भाई। ओके, फिर भी अगर आपको थोड़ा कोई डाउट हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, देर इज नो प्रॉब्लम एंड आई विल ट्राई टू आंसर। ओके, अब हम वी विल डू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन इज दैट, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था हमारे पास, पहले वाले क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं था जो वैल्यू थी, अब इसमें 10% इंक्रीज का करा है कंजम्पशन। जब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, प्राइस इंक्रीज करिए बाई 20%। ओके, तो कंजम्पशन डिक्रीज किससे हो कि एक्सपेंडिचर में 10% इंक्रीमेंट हो जाए। ओके, तो अब अपन को पता है कि प्राइस इंटू कंजप्शन क्या होता है, एक्सपेंडिचर, ये होता है। ये कोई लाइक फॉर्मूला नहीं है, आप लॉजिकली समझ सकते हो कि भाई जो मेरी प्राइस है पर केजी, और मैंने जितना भी केजी आइटम यूज़ किया उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा टोटल टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा ना। प्राइस होती है पर केजी पे, और इनटू कंजम्पशन, भाई मान लो मैंने 2 रुपीज़ पर केजी पे शुगर खरीदी और 10 केजी खरीदी, तो एक्सपेंडिचर कितना होगा भाई, 2 इंटू 10 20 रुपीज़। ओके, तो वही है बस सिंपल लॉजिक, तो अब करते हैं। अब भाई 20% इंक्रीज भाई, 20% इंक्रीज, तो मेरे को पता है 20% क्या होता है भाई, 1/5 होता है, यानी कि मैं प्राइस को इनिशियली 5 रख देता हूँ,
और फिर वो हो जाएगी 6, ठीक है, +1 करने पर, ठीक है। तो ये हो गया 20% इंक्रीज, ठीक है। अब भाई क्या करें, तो थोड़ा थोड़ा सा राउंड ऑफ के लिए मैंने 2 लेके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 10 कर दिया। तो अब 10%, अच्छा हाँ, अब एक्सपेंडिचर में 10% इंक्रीज, यानी कि 10 क्या होता है भाई, 1/10 होता है ना, 10 से 11 हो गया भाई, 10% का इंक्रीज, ओके। नाउ अब भाई ये वैल्यू क्या हो कि भाई एक्सपेंडिचर 11 है और प्राइस है यहाँ पे 6, तो कंजम्पशन क्या होगा मेरा, 11/6 होगा ना भाई, दिस इंटू दिस, 6 इंटू एक्स इक्वल्स टू 11, तो एक्स इक्वल्स टू 11/6, ओके भाई। तो अब वैल्यू हो गई मेरी कंजम्पशन की 2 से 11/6, तो कुछ डिक्रीज हुआ है, तो परसेंटेज चेंज क्या आ गया भाई, 2 माइनस 11/6 का कितना हुआ ये, 1/6 का चेंज आ गया मेरे पास, ओके, नो प्रॉब्लम। तो 1/6 का चेंज आया है और ओरिजिनली वो वैल्यू थी 2, तो परसेंटेज चेंज क्या होगा भाई, 1/6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100, तो इक्वल्स टू 100/12, ये कितना होगा अपना 50/6 और 25/3, तो 8.33% हो गया आंसर हमारा, 8.33% डिक्रीज कर देंगे अपन। एक और बात देख लेते हैं, तो भाई एक्सपेंडिचर मेरे को पता है कि भाई एक्सपेंडिचर होता है मेरा P इंटू सी, तो अब मैंने कहा 20% इंक्रीमेंट है ना, 5, तो मैंने कहा 20% क्या होता है भाई, 1/5 होता है ना, 5 से मैंने 6 कर दिया प्लस 20%, ठीक है, 1 होगा 5 का 20% और 6 हो गई अब वैल्यू, ठीक है भाई। मैंने कहा एक्सपेंडिचर में 10% का इंक्रीमेंट है, तो भाई 10% क्या होता है, 1/10 होता है भाई, ठीक है। मैंने 10 से वैल्यू 11 कर दी, कितना कर दिया भैया, +10% का इंक्रीमेंट कर दिया, ओके। तो अब कंजम्पशन क्या रखना पड़ेगा कि 10 हो मेरा एक्सपेंडिचर, वही 2 रखना पड़ेगा, ओके। नाउ ये हो गया 11 हो गया ये, तो भैया अब 6 इंटू एक्स इज इक्वल टू 11, तो यहाँ से कंजम्पशन क्या आ गया, न्यू 11/6 आ गया अपना न्यू कंजम्पशन, ठीक है। तो अब परसेंटेज चेंज निकालना है अपन को कि भाई कंजम्पशन में कितना परसेंटेज चेंज हुआ है, तो परसेंटेज चेंज क्या होगा हमारा, इनिशियली था 2, 2 से हो गया 11/6, तो 2 माइनस 11/6 1/6, तो अब भाई 1/6 मेरा आ गया चेंज, चेंज आ गया मेरा 1/6, तो अब परसेंटेज चेंज क्या होगा भाई, परसेंटेज चेंज होगा अपना, चेंज जो है 1/6 डिवाइड ओरिजिनली इनिशियली था 2 इंटू 100, ये मेरा आएगा 12/100, सॉरी 1/12 इंटू 100, तो ये कितना हो गया अपना 8.33%, ओके, ये हमारा आंसर है, ओके। तो अब हमारा थोड़ा दूसरा टाइप का क्वेश्चन करेंगे आप अपन, तो ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन इज सेइंग दैट ए स्कोर 30% मार्क्स, ओके, एंड फेल्ड बाय 10 मार्क्स, ओके। तो मैं एक थोड़ी सी नंबर लाइन टाइप बना लेता हूँ, ठीक है। ये मान लो आप, ये 0% मार्क्स हो गए, ये अपने 100% मार्क्स हो गए, ठीक है भाई, ओके, ओके। सो अब क्या करें, का है अपन को ए स्कोर 30% मार्क्स, भाई ये रहा ए और ए के हैं 30% मार्क्स, ठीक है। अब ये, अब मान लो पासिंग क्राइटेरिया ये रहा कि भाई ये रहा पासिंग मार्क्स, ओके, पीएम से डिनोट कर सकता हूँ मैं इसे, ओके, ये पासिंग मार्क्स, और ये 10 मार्क्स से फेल हो गया, यानी कि जो ये वैल्यू है, ये है 10 मार्क्स, ओके भाई। बी स्कोर 50% मार्क्स एंड ऑब्टेन 40 मार्क्स मोर, अच्छा ये फेल्ड था, इसलिए मैंने ये पासिंग मार्क्स से पीछे रखा है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब बी के लिए क्या कहा है, लेकिन बी के लिए कहा है कि वो तो 40% मोर लेके आया है भाई, है ना, 40 मार्क्स मोर लेके आया है,
यानी कि ये 40 मार्क्स हैं, ठीक है, और ये है कितना, 50% मार्क्स हैं भाई, ठीक है। तो अब बताओ कि पास परसेंटेज कितनी है। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, अगर आप कंसेप्चुअली समझते हुए अभी तक चल रहे हैं तो आपको पता लग गया होगा कि भाई अब आप ये देखो, ये ये कितना परसेंटेज का डिफरेंस हुआ भाई, ये 30% मार्क्स हैं, ये 50% मार्क्स हैं, यानी कि भाई ये एक वैल्यू है 30%, एक ये वैल्यू है जो कि है 50%, ये जीरो से है, जीरो से, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये डिफरेंस कितना हुआ भाई, ये डिफरेंस हो गया मेरा 20% का डिफरेंस हुआ भाई। अच्छा, लेकिन यही डिफरेंस अगर मैं मार्क्स में देखूं, मार्क्स में कितना है, अब ये देखो आप, ये यहाँ से वैल्यू है कोई, एक ही पासिंग मार्क्स हैं, यहाँ से ये 10 मार्क्स हैं और यहाँ से ये 40 मार्क्स हैं, तो डिफरेंस इन दोनों के बीच में कितना हो गया भाई, ये 50 मार्क्स का नहीं हो गया, हो गया ना, समझ पा रहे हो आप। भाई मैं कह रहा हूँ कि ये मेरे पासिंग मार्क्स हैं, ठीक है, यहाँ से बी का जो स्कोर है वो 50% वाला जो स्कोर है वो ये 40 मार्क्स ज़्यादा है भाई, ठीक है, और ए का जो 30% स्कोर है वो 10 मार्क्स कम है इससे, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई ये टोटल कितना डिफरेंस हो गया, ये भी 50 मार्क्स का हो गया, नहीं हो गया, हो गया ना, ठीक है। तो ये 50 मार्क्स का जो डिफरेंस है, और ये परसेंटेज में, चूंकि अब ये तो सेंटर से काउंट हो रहे थे मार्क्स का डिफरेंस, लेकिन परसेंटेज तो जीरो से वैल्यू है, तो अब भाई ये यहाँ से 30 है, यहाँ से 50 है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस तो भैया 20% ही होगा, ओके, नो प्रॉब्लम। तो अब भाई मैंने कहा कि जो 20% है वैल्यू, वो मेरी डिनोट कर रही है 50 मार्क्स को, ओके। तो भाई यहाँ से अब 100% कितना हो गया, 100% इंटू 5 करना पड़ेगा, तो भाई 250 मार्क्स का हो गया 100%। अब पासिंग मार्क्स पासिंग परसेंटेज पूछें, पासिंग मार्क्स परसेंटेज वो कितना होगा भैया मेरा, वो है, मैंने कहा कि भाई 30% मार्क्स निकाल लूँ मैं और उसमें +10 कर दूंगा तो पासिंग में आ जाएगा भाई, क्यों, क्यों आएगा अब ये देख लो भाई। ये अगर 30% मार्क्स तो फेल्ड बाय 10 मार्क्स, यानी कि वो 10 और लिया है, अगर 30% में तो पास हो जाए। अब दूसरी तरीके से अगर इसको बी से कैलकुलेट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो आप, अब वो लेकिन आप खुद करना, ठीक है, मैं ए से करा रहा हूँ, बी से आप खुद करके और वेरीफाई कर सकते, सर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ओके। तो बी के क्या करेंगे अपन, 50 मार्क्स लेके और 40 उसमें से कम कर देंगे तो पासिंग पे आ जाएंगे अपन, ठीक है। तो अभी अपन ए से करते हैं, तो 30% +10, तो ये 30% 250 का कितना होगा, 75 होगा, तो 75 में मैं +10 कर दूं तो मेरे पास 85 आ गया आंसर, ओके। एक और बार समझना है, समझना है तो फिर एक और बार देख लेते हैं फटाफट से, ठीक है। हाँ, तो भाई मैंने एक नंबर लाइन बना ली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि ये रहा ज़ीरो, ये रही वैल्यू 100% की, ठीक है, परसेंटेज में बात चल रही है अभी, ओके। ए ने भाई, ए ने करे 30% मार्क्स, बी ने करे 50% मार्क्स स्कोर, ए फेल हो गया मेरा कितने से, 10 मार्क्स से, बी मेरा 40 मार्क्स ज़्यादा लेके आया है, 40 मार्क्स, तो ये जो गैप आया ये मैंने निकाला गया 50 मार्क्स का भाई, ये है मेरा गैप, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये मार्क्स में देखूँ, और सॉरी परसेंटेज में देखूँ, तो ये 50%, ये 30%, और नंबर लाइन है मेरी कुछ ऐसी। मैं ना आपको यहाँ पे बस वो डिफरेंस वाली चीज़ समझा देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है, बाकी तो सब कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा ये मेरा 0% वैल्यू है, ए ने लाया 30% यहाँ पे, ए बी लाया मेरा यहाँ पे 50%,
तो भाई ये डिफरेंस कितना हो गया, 20% का गैप हो गया भैया, ये 20% का गैप हो गया। अब ये मैं मार्क्स में देखूं तो भाई मैंने कहा ये पासिंग मार्क्स है मेरे, ठीक है भाई, ये पासिंग मार्क्स हैं। ए के इससे 10 नंबर कम है, बी के इससे 40 मार्क्स ज़्यादा हैं, ठीक है। तो भाई इन दोनों के बीच का टोटल डिफरेंस हो गया 50 मार्क्स का गैप। तो मेरे को परसेंटेज और मार्क्स में रिलेशन मिल गया गैप का। तो मैंने कहा कि 20% की वैल्यू 50 मार्क्स है, तो यहाँ से मैंने 100% के मार्क्स निकाल लिए। कितने हो गए, 250 हो गए यूनिटरी मेथड से। अब मैंने क्या करा, 30% का वैल्यू निकाल के उसमें +10 कर दिया, तो मेरे पास पासिंग परसेंटेज आ गई, पासिंग मार्क्स के परसेंटेज। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, है ना। ये थोड़ा सा मतलब सही क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा कंसेप्चुअली आप देखो तो आपको एक रिलेशन फाइंड करना है परसेंटेज और मार्क्स और डिफरेंस में, तो फिर आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको ये जो गैप है बस इसी में घुमाएंगे क्वेश्चन में। अगर कोई भी एक ऐसा पासिंग मार्क्स का कुछ भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि भाई यहाँ परसेंटेज में दे दिया, अब भाई मार्क्स स्कोर्ड वो कह सकते थे कि दोनों ही फेल हो गए, तो अब वो डिफरेंस बस आपको ठीक से चूज करना है कि भाई पासिंग मार्क्स से वो ज़्यादा और कम है, तो ऐसे मतलब वो गैप कैसे क्रिएट हो रहा है, आपको वो डिफरेंस अच्छे से निकालना है। यही ध्यान रखना है आपको इस क्वेश्चन में मेनली। बाकी तो फिर कैलकुलेशन है, आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए बस। ओके, तो नाउ वी विल डू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। So Mr. Amar spends 50% of his monthly income on household items and out of the remaining, ओके तो मैं करता हूँ कि भाई मान लो दैट भाई ये X% है उसकी टोटल मंथली इनकम। ओके, क्या हुआ अब इसमें से, कहा कि 50% तो हाउस होल्ड में चली गई। ओके, बची कितनी रिमेनिंग, 50% रिमेन। ओके, इसमें से जो ये 50% है इसमें से 25% ट्रेवल में चला गया भाई। ओके, 30% एंटरटेनमेंट में चला गया। ओके, 15% शॉपिंग में गया है, ठीक है भाई। अब रिमेनिंग कुछ कहा सेव हुआ, रिमेनिंग परसेंटेज, ठीक है, वाई ले लिया मैंने, ये सेव हो गया जिसकी वैल्यू है 900, ठीक है। तो अब रिमेनिंग कितना रहा भाई, 25 प्लस 30 प्लस 15 कितना हो गया, 40 30 70 हो गया भाई। 70% तो खर्च हो चुका, रिमेनिंग कितना रह गया, 30% इक्वल्स टू बाय, और ये मेरी 900 है, ठीक है। यानी 30% किसका, 30% ये रिमेनिंग का। अब आप देखो, हाँ इक्वेशन समझो कि भाई मैंने कहा कि ये था एक्स थी वैल्यू, एक कोई एक्स वैल्यू थी, उसका मैंने 50% किया भाई, एक्स का 50% क्या हुआ, एक्स इंटू 50/100, फिर उसका भी 30% भैया रिमेनिंग था ना, 30/100, ये कितना दे रखा है मेरे को, 900 दे रखा है। ये सॉल्व करना है अब आपको, बस इतना सा है क्वेश्चन, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो भाई एक्स इंटू 50/100 यानी 1/2, 30/100 यानी 3/10 इज इक्वल्स टू 900, ठीक है भाई। एक्स वर्स टू कितना आ गया यहाँ से, एक्स वर्स टू 6000 आ गया भाई, ये थी उसकी मंथली सैलरी, 6000 रुपीज। एक बार और समझना है तो समझ लेते हैं। तो भाई एक्स थी मान लो आप, लेट, ठीक है कि एक्स थी, 50% खर्च हो गया हाउस होल्ड में, 50% रहा रिमेनिंग, ठीक है।
अब इसमें से 25% इधर चला गया, 30% एंटरटेनमेंट में चला गया, 15% तो कुछ वाई अमाउंट, वाई परसेंटेज रहा आप सपोज कर। ठीक है, तो अब मैंने कहा भाई कि 25 प्लस 30 प्लस 15 प्लस वाई परसेंट इज इक्वल टू 100% होना चाहिए भाई, टोटल सब जगह यही है। तो यहाँ से जो वाई परसेंट आएगा वो आ गया मेरे पास 30% आ गया यहाँ से वाई। तो वाई अगर 30% है रिमेनिंग का, ठीक है, और ये मेरे को 900 दे रखा है, तो अब आप देखो ये जो 30% वाई है ये 30% है, किसका 30%, ये 50% का। यानी कि मैंने कहा कि भाई आप ऐसे समझो, यहाँ से चलते हैं ऊपर कि 30% ऑफ 50% ऑफ एक्स, ये कितना वैल्यू है भाई, ये 900 है। ओके, तो ये था मेरा, तो यहाँ से मैंने इक्वेशन सॉल्व कर दी। Let's do our next question. So the question is that 60% of students are boys. Okay, मैंने कहा ये 100% वैल्यू है कोई, इसमें से 60% है बॉयज। ठीक है, तो भाई 40% क्या होंगी, गर्ल्स होंगी। ठीक है, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज 972, यानी कि जो 40% है ऑफ एक्स इज टू 972। इसे मैं 100% मान सकता हूँ या एक्स भी मान सकता हूँ। ठीक है, ये मेरे को गिवन है, तो हाउ मेनी बॉयज पूछे हैं, 40% ऑफ एक्स इज 972। ठीक है, यानी कि अब मेरे को 60% की वैल्यू पूछी है भाई, तो मैंने कहा मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ। अब अपन ने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए, तो अब आपको पता है कि 40% की वैल्यू इतनी है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी भाई, 1% की वैल्यू होगी 972 डिवाइडेड बाई 40। ओके, एंड तो ये होगी 1% की, तो 60% की होगी ये। सॉल्व कर लो। फोर 86 इंटू 3 कितना होगा ये मेरा, 1458। क्या हुआ, समझ नहीं आया, एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। मैंने थोड़ा सा डायरेक्टली लिख लिया, कुछ थोड़े से स्टेप्स खाए, ज़्यादा नहीं खाए। मैंने कहा कि भाई 40% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 972, ये पता चल गया आपको। तो यहाँ से मैं 1% की वैल्यू नहीं निकाल सकता, 40% अगर इतने निकाल सकता हूँ ना, तो 1% क्या होगा यहाँ पे। तो यहाँ से मैंने कहा कि 1% ऑफ एक्स क्या होगा, 1% एक्स होगा मेरा 972 डिवाइडेड बाई 40। ठीक है, ये हो गया मेरा 1%, ये है। ठीक है, ओके, फिर मेरे को 60 बॉयज़ पूछें, तो बॉयज़ 60%, तो इसमें मैं इंटू 60 कर दूँ। ठीक है, तो ये आ गया मेरा। बट अब डायरेक्टली आप समझो कि भाई एक वैल्यू दे रखी है जो कि है 972, ये है 40%, ये 40% तो 1% फटाफट से आपने इसको 40 से डिवाइड कर दिया, और पूछा मेरे को निकालना 60%, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। अब आप ये थोड़ा सा सीखना पड़ेगा आपको, डायरेक्ट लिखने का तरीका। ऐसे अपन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो टाइम ज़्यादा लगता है। एक बार मैं और बता रहा हूँ डायरेक्ट लिखने का। भाई एक वैल्यू दे रखी है 40%, जो कि 972 है। ठीक है, ये है 40%, तो 1% की वैल्यू मैं इसको 40 से डिवाइड कर दूँ तो आ जाएगी 60%, मेरे को चाहिए। कितना ईजी है। अब इसमें क्यों मैं ऐसे एक स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप क्यों करूँ, मैं सीधे लिख सकता हूँ ना कि भाई 1% की वैल्यू हो गई ये,
और इंटू 60 कर दी, 60% की वैल्यू आ गई मेरे पास। ओके, सो लेट्स start our next question. So the question is that the population of village initially it was 900, 9,600. Okay, okay, and increase in the population of male is 8% and females is 5%. Okay, these are different. Okay, and the population of village becomes this. Okay, so what was the number of males in the village before the increase? Okay, before increase पूछ रहे। ओके, नो प्रॉब्लम। तो इससे पहले कि क्वेश्चन करें, आप एक चीज़ ये समझ लो, जैसे कि मेरे पास 200 एक क्वांटिटी है, है ना। अब मैंने कहा कि भाई इसमें एक बार 10% का इंक्रीज किया, और इसमें से जो 100 है और 100 में बांट दिया मैंने, इसमें 10% इंक्रीज किया, इसमें 10% इंक्रीज किया, तो ओवरऑल जो चेंज होगा वो 10% का ही होगा अगर इक्वल है ये चीज़ें। ये कैसे समझ सकते हो भाई, 100 का कितना होगा 10, 110 हो गया, ये भी 110 हो गया, 220 हो गया, अब 200 से 220 हो गया, कितना चेंज हुआ 10%। तो ये चीज़ आप समझो कि अगर मैं 10% ही मेल्स बढ़ाऊँ और 10% ही फीमेल्स बढ़ाऊँ अगर, तो ओवरऑल चेंज पॉपुलेशंस में वो 10% का ही होगा। ओके, ओके, नो प्रॉब्लम। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब मैंने कहा कि मुझे मेल एंड फीमेल, इसमें मेल का दे रखा है 8% एंड फीमेल का दे रखा है 5% इंक्रीज। ओके, मैंने कहा कि फीमेल का तो 5 है, मेल का भी मैं एक बार 5% इंक्रीज कर देता हूँ बस, ठीक है, और 3% मैंने अलग रख दिया, 5 प्लस 3% इसको मैंने एक बार रखा। तो अब जो टोटल चेंज होगा वो ओवरऑल 5% का ही होगा। इनिशियली कितनी थी 9,600, 9,600 का 5% कितना होगा, 10% इसका हुआ 960, 5% कितना होगा 450, 480, ठीक है। तो अब 5% इंक्रीज के बाद कितनी हो जाएगी, 9600 से 480 में बढ़ा दूंगा, तो 10080, 10,080 हो गई। ओके, तो ये हो गई है मेरी। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई, लेकिन मेरे को इंक्रीज दिया कितने का है, इंक्रीज दिया है 10176 का, आया कितना 5% पे इतना, ये है 5% पे, ये 5 एंड 5% पे है, ये है 5% एंड 8% पे, ज़्यादा होगा इसलिए मैंने कहा जो ये 3% का मैंने डिफरेंस रखा था, तो ये जो डिफरेंस आया है कितना है भाई 96 का, तो ये जो 96 का डिफरेंस है ये वो 3% के इंक्रीज की वजह से है, ठीक है। तो अब मैंने कहा कि 3% जो वैल्यू है वो है 96। तो मैंने कहा मेल्स की पॉपुलेशन पूछी, तो मेल्स की कितनी है, हाँ, तो ये जो 3% है, अब ये 3% 96 ये मेल्स के लिए, क्यों भाई, क्योंकि वो सिर्फ मेल्स की पॉपुलेशन में ही तो चेंज आया है, ठीक है। तो अब इसमें से 100% क्या होगा, अगर 3% 96 है, अगर 3% 96 है तो 100% मेरा 96 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 100, विच विल बी इक्वल टू व्हाट, 3200। एक बार और देख लेते हैं जल्दी से। मैंने कहा कि इनिशियली 8% और 5% का इंक्रीमेंट हुआ है और 9600 इनिशियल पॉपुलेशन, ठीक है भाई, 5% 8% का इंक्रीमेंट। अब मैंने कहा कि अगर इक्वल में इंक्रीमेंट करता हूँ, इक्वल अगर रखता हूँ मैं इंक्रीमेंट, इक्वल इंक्रीमेंट रखता हूँ तो पॉपुलेशन में भी उतना ही होगा, तो इसका 5% इंक्रीज करा, तो ये मेरा वैल्यू हो गया 10080, ठीक है। इससे चेंज कितने का आया, चेंज मेरा आया 96 का,
इज टू डिफरेंस। ओके, ये आया किस वजह से? ये आया 3% इंक्रीज जो हमने छोड़ दिया था इन मेल पॉपुलेशन, इन मेल पॉपुलेशन। तो यानी कि 3% मेल डिनोट कर रहे हैं मेरा 96, तो यहाँ से मैंने 100% का निकाल लिया। ओके, ओके, तो अब अपन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है इसकी, पॉपुलेशन इन टाउन इंक्रीजेस बाय 12% का इंक्रीज हुआ फर्स्ट ईयर में। ओके, फिर सेकेंड ईयर में 10% का डिक्रीमेंट हो गया। अब प्रेजेंट पॉपुलेशन दे रखी है 50,400। तो 2 साल पहले क्या थी ये पूछा है। ठीक है भाई, मैंने कहा कि जो प्रेजेंट है, इधर से मैं चलता हूँ। प्रेजेंट है मेरी, प्रेजेंट छोड़ो, मैंने कहा कि प्रेजेंट जो मतलब 2 ईयर्स पहले जो पॉपुलेशन थी वो मान लो एक्स थी। ठीक है, उसमें क्या किया, 12% का इंक्रीमेंट किया। अब मैंने आपको पहले भी बता रखा है, कोई भी क्वांटिटी है, मान लो मैं उसमें 10% इंक्रीमेंट करता हूँ, तो 10% का इंक्रीमेंट एक तो है कि मैं एक्स प्लस 10x/100 करूँ। ये मैं इतना लंबा क्यों जाऊँ, मैं डायरेक्टली 110/100 कर सकता हूँ ना। तो ये मैंने क्या कि जब 12% का इंक्रीज है, यानी कि वो वैल्यू उसकी 12% हो गई अगर। ओके, तो यहाँ पे मैंने ये किया। फिर उसने कहा कि अब ये एक वैल्यू है, इसमें मैंने 10% का डिक्रीज कर दिया, तो अब मैं इसका 10%, यानी कि इसमें 10% डिक्रीज कर दिया, यानी कि इसका 90% वैल्यू निकाल लूँ मैं, फाइनल वैल्यू। ये मेरा कितना दे रखा है भाई? ये मेरा दे रखा है 50,400। ओके, तो अब मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ से जो मेरा एक्स आएगा वो सब कुछ यहाँ पे 50,400,112, यहाँ से ये मेरा कितना आ गया, 95। ओके, 600/112। ठीक है, ठीक है, यहाँ से मेरा एक्स आ जाएगा 50,000। हाँ, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्शन है, 2 कैंडिडेट्स के बिटवीन है, एंड 20% वोटर्स ने वोट कास्ट नहीं किया। ओके, तो मैंने कहा कि कोई वैल्यू होगी एक्स। अब इसमें से भाई 20% ने वोट ही नहीं दिया, रिमेनिंग कितना रहा? रिमेनिंग रहा 80%। ओके, ओके, अब क्या था, आउट ऑफ विच 2000 वोट्स गॉट इनवैलिड। अब इसमें से 2000 तो इनवैलिड हो गए। ठीक है, अब इसके बाद विनिंग कैंडिडेट गॉट 60% वैलिड वोट्स, वैलिड वोट्स। एंड अब बचा ये कितना था, ये था 40%। अब ये किसका? इसका। ओके, हाँ, ओके, अब इनवैलिड हटा दिए। ठीक है, हाँ, अब इनके बीच का डिफरेंस दे रखा है मेरे को 8,000। तो ठीक है, इतना। ओके, नो प्रॉब्लम। अब मैंने कहा मैं इक्वेशन लिखता हूँ। ठीक है, अब मैंने कहा कि ये 80% किसका है भाई? 80% एक्स का है। ठीक है, इसमें से अगर मैं 2000 माइनस कर दूँ तो नंबर ऑफ वैलिड वोट्स हैं ये मेरे पास, ये है वैलिड वोट्स। ठीक है, इसका
ठीक है, अब इधर मैंने को क्या दे रखा है कि ये 20% है, ये डिफरेंस पर 20%, 2500 मेरे को दे रखा है 8000। तो मैं करा 1/5 इंटू 80 कितना हुआ मेरे पास 4/5। ओके एंड हाँ 8 को इसको मैं उधर ले गया 1/5 को, तो कितना आ गया मेरे पास 8 5 जो 45। यहाँ से मेरे पास एक्स कितना आ गया 4500 इंटू 5 था 4। ये मेरा कितना आ गया, ये मेरा आ गया 52,500। तो ये होगी टोटल नंबर ऑफ वोटर्स एंड वोट। एक और बार और देख लेते हैं। हाँ, मैंने कहा कि एक क्वांटिटी थी इनिशियली एक्स, में से 20% ने वोट नहीं दिया, रिमेनिंग कितना रहा, रिमेनिंग रहा 80%। ओके, इसमें से 2000 वोट्स तो इनवैलिड थे, ठीक है भाई। उसके बाद बचे, इसमें से कहा कि 60% वैलिड वोट्स हैं इसके पास, यानी कि इसमें से हैं, ठीक है। ये जो 80% ऑफ एक्स माइनस 2000 है, इसमें इसका जो 60% है वो वैलिड वोट्स हैं विनिंग कैंडिडेट के पास। तो लूजर के पास 40 होंगे। इन दोनों का डिफरेंस दे दिया 8000, यानी कि 20% का डिफरेंस है। और ये 20% किसका है भाई, ये 80% ऑफ एक्स माइनस 2000 का है। तो यहाँ पे मैंने इक्वेशन लिख दी 80% ऑफ एक्स, ओके, माइनस 2000। ये होल वैल्यू मेरी क्या है, ये है नंबर ऑफ वैलिड वोट्स। इसका जो 20% है, इसका 20 जो परसेंट होगा वो मेरे को 8000 दे रखा है भाई। ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया और ये मेरा आंसर आ गया। तो एक ही वाटर और मिक्सचर का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या रखा है कि 140 लीटर का एक मिक्सचर है, उसमें से 10% क्वांटिटी वाटर की है। 10% कितना हो गया 14 लीटर वाटर दे रखा है मेरे पास। तो बचा हुआ था 90%, वो कितना होगा 140 माइनस 14, यानी कि 126 लीटर दूसरी क्वांटिटी हो गई। मैंने कह दिया दूसरी क्वांटिटी है क्यू, ठीक है भाई। अब मैंने कहा कि भाई वाटर कुछ ऐड किया है, यानी कि 14 प्लस एक्स लीटर ऐड कर दिया मैंने वाटर, वो बन गया कितना, वो बन गया 37%, ठीक है भाई। बचा हुआ वो कितना होगा, वो होगा 63% क्वांटिटी क्यू, ठीक है भाई। तो अभी ये मिक्सचर कितना हो गया फिर 140 लीटर प्लस एक्स लीटर, ये हो गया टोटल। क्यों, क्योंकि ये वाली क्वांटिटी तो ऐड करी नहीं है, सिर्फ वाटर ही तो ऐड किया है। तो अब वाटर ही अगर एक्स लीटर ऐड कर रहा हूँ, मिक्सचर भी तो बस उतना लीटर ही बढ़ेगा। ओके, ठीक है भाई। अब मैंने कहा कि अब एक चीज़ नोटिस करो, अपन ने ऐड किया है वाटर, तो यानी जो क्वांटिटी की हुई ये, तो इसका जो क्वांटिटी है वो तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि अगर ये यहाँ पे 126 लीटर है इनिशियली, तो ये बाद में भी 126 लीटर ही होगी, यानी कि 63% ऑफ क्वांटिटी क्यू मेरे को 126 लीटर दे रखा है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ अगर 63% 126 लीटर है, तो यहाँ से 100% कितना होगा, फटाफट फटाफट 126 डिवाइडेड बाई 63 इंटू 100, ये कितना आ गया 200 लीटर आ गया, यानी कि ये 200 लीटर है, हो गया मिक्सचर मेरा। अगर मिक्सचर 200 लीटर है तो उसमें से 140 घटा दूँ तो मेरे को वाटर की क्वांटिटी एडेड आ जाएगी, जो कि होगी 60 लीटर। आ गया। एक बार और देख लेते हैं फटाफट से। मैंने कहा कि ये 140 लीटर दे रखे हैं एक मिक्सचर, जिसमें से 10% वाटर है मेरा, 10% वाटर यानी 140 का, यानी कि 14 लीटर मेरे पास वाटर है। अब मैंने कहा एक दूसरी क्वांटिटी जिसको मैंने नाम रख दिया क्यू, वो कितनी होगी, वो है 140 माइनस 14 लीटर होगी, ठीक है, ये हो गई 126 लीटर, ठीक है। अब मैंने कहा कि उसमें वाटर कुछ ऐड किया,
मान लो एक्स ऐड किया और वो हो गया 37%। ठीक है, अब तो बचा हुआ जो क्वांटिटी क्यों होगा वो कितना होगा, वो 63% होगा। ठीक है, अब मैंने कहा कि एक्स लीटर अगर मैं वाटर ऐड कर रहा हूँ तो वो जो मिक्सचर है वो भी एक्स लीटर से ही बढ़ जाएगा बस। ठीक है, वो यानी 140 प्लस एक्स लीटर हो गया। अब एक चीज नोटिस करेंगे अगर अपन इस क्वेश्चन में, तो क्वांटिटी क्यू है, अपन ने तो ऐड सिर्फ वाटर किया है, यानी क्यू का जो वॉल्यूम है वो तो चेंज होगा नहीं। तो वो अगर यहाँ पे 126 लीटर है तो वो फाइनली भी 126 लीटर ही होगा। तो यही था यहाँ पे कंसेप्ट जो अपन को यूज करना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो यानी कि हम मेरे को दे रखा है कि भाई 63% ऑफ क्यू मेरा 126 लीटर है। तो यहाँ से 100% निकाल लेता हूँ हमने, तो 100% कितना हुआ, 120 और 100। तो ये कितना हो गया मेरे पास, 200 लीटर का मिक्सचर हो गया मेरे पास। 200 लीटर का फाइनल मिक्सचर है, उसमें से 140 लीटर पहले था। तो जो एडेड ये एक्स्ट्रा है 60, यही मेरा एक्स है। और यही सिर्फ वाटर एडेड है, क्यों, क्योंकि दूसरी क्वांटिटी तो हमने चेंज ही नहीं करी। तो मिक्सचर में जितना भी इंक्रीमेंट हुआ है एक्स्ट्रा, वो वाटर ही है। ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 60 लीटर्स। ओके, तो अब हम हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये अब हमारे इस पूरे लेक्चर का, और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ओके, तो इसको आप अच्छे से समझना और ट्राई कर लो एक बार, अगर आप इसे खुद से कर सकते हो तो मतलब इसका मतलब होगा आपने सारे कंसेप्ट परसेंटेज से अच्छे से समझ लिए। ओके, तो अब चलो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो क्वेश्चन कह रहा है कि सेल्समैन इज गिवन 14% कमीशन ऑन टोटल सेल। ठीक है, मैंने कह दिया टोटल सेल है एस, ये टोटल सेल को लेट करा एस है। अब उसमें कह दिया कि 14% कमीशन है टोटल सेल पे। पहले तो ये लिख लिया मैंने, ये कितना होगा 0.14 एस, ये क्वांटिटी हो गई भाई। ठीक है, फिर मैंने कहा जो सेल्स 25,000 से ज़्यादा है उस पर 6% बोनस है, यानी कि अगर टोटल सेल एस है तो जो 25,000 से ज़्यादा होंगी वो ये होंगी, इस पे 6% का और बोनस है। तो एक ये क्वांटिटी हो गई। ये दो चीज़ें हैं जो कि ये अर्निंग है, यही तो अर्निंग है इसकी, सेल्समैन की। ठीक है, अब कह रहे हैं कि सेल्समैन ने कुछ डिपॉजिट किया है उसकी अर्निंग को डिडक्ट करके अकाउंट के अंदर। यानी कि मैंने कहा कि जो टोटल सेल्स है उसमें से अगर मैं अर्निंग घटा दूं, टोटल सेल्स में से अर्निंग घटा दूं तो मेरे पास 57,500 है। ओके, ठीक है भाई, तो टोटल सेल्स माइनस का अर्निंग कितनी थी भाई, 0.14 एस माइनस का 0.06 एस माइनस का कितना था भाई, ये 0.06 इंटू 25,000। ये कितना होगा, 20 तो चली गई, 25 6 150। ओके, तो ये आ गया मेरे पास इज इक्वल टू 57,500। ओके, यहाँ से मेरे पास एस माइनस 0.4 एस, ये कितना हो गया मेरे पास, हम्म, हाँ ओके। तो टोटल अर्निंग मेरी एक्चुअली माइनस नहीं प्लस होगी यहाँ पे, यानी ओके, तो अब ये यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से एस माइनस का 0.20 एस माइनस का 1500 इज इक्वल टू मेरे पास ये 57,500। ओके, ओके, अब ये यहाँ से क्या आ गया, 0.80 एस प्लस 1500 इज इक्वल टू 57,500। तो यहाँ से मेरे पास 0.80 एस कितना आ गया, 56,500। यहाँ से एस मेरा कितना आ गया, 1,500 डिवाइडेड बाय 80 into 100।
तो यहाँ से मेरे पास एज कितना आ गया 70,000। ठीक है, एक बार और समझ लेते हैं। मैंने कहा कि टोटल सेल्स मैंने एस मान ली, तो अब एक तो इस टोटल सेल पे 14% है उसकी जो उसका वो है कमीशन। ठीक है, और मैंने कहा जो 25,000 से ज़्यादा है सेल्स, यानी कि 25,000 से ज़्यादा वाली सेल्स कितनी हुई मेरे पास, एस माइनस 25,000, उस पर 6% का बोनस है, तो ये हो गया वो बोनस। इन दोनों का अगर मैं सम कर दूँ, इन दोनों का अगर मैं सम कर दूँ, तो यही है उसकी अर्निंग। अर्निंग है ये। अब इस अर्निंग को अगर मैं टोटल सेल्स में से माइनस कर दूँ, तो ये मेरे पास अकाउंट डिपॉजिट हो जाएगा, जो कि मेरे को दे रखा है। तो अब मैंने इसको सॉल्व कर दिया इक्वेशन को, यहाँ से सॉल्व करते करते पूरे इक्वेशन को, ये मेरे पास अपना आंसर आ जाता है। ठीक है, ओके। अब ये जो क्वेश्चन है, ये तो एक हमारा कन्वेंशनल मेथड हो गया भाई, ये अपन ने इसको ऐसे कर दिया। एक और तरीका है जिससे बहुत आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। मैंने कहा फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, ये सेकंड पार्ट। मैंने कहा कि ये तो है 25,000 तक की सेल्स, ये है 25 के प्लस वाली सेल्स। ठीक है भाई, यहाँ पे है मेरे पास 14% का तो बोनस है ही सही, यहाँ पे मेरे पास 14 का है और 6% का भी है, यानी कि टोटल कितना है भाई मेरे पास, 20% का बोनस है भाई। ठीक है, अब मैंने कहा कि भाई अकाउंट डिपॉजिट दे रखा है, कितना दे रखा है, 57,500। ठीक है भाई, ओके। मैंने कहा कि कहीं से इस पार्ट में भी इसके पास 6% का कहीं से भी हो रहा है, इसके पास कमीशन आ रहा है, तो यहाँ से भी ये कमीशन हो जाएगा इसका 20% भाई, हो जाएगा। मैंने मान लिया एक बार के लिए। इससे फ़ायदा क्या होगा कि भाई टोटल 20% हो गया। तो अगर 20% इसकी अर्निंग हो रही है, टोटल सेल्स एस थी मेरी, 20% अर्निंग है, 80% इसकी बच रहा होगा। तो ये जो 80% होगा, अगर ये अर्निंग है, तो यही मेरा डिपॉजिट हो गया 80%। ओके, अब मैंने कहा कि 6% जो ये एक्स्ट्रा आ रहा है 25,000 तक, है ना, तो मैंने कहा कि 25,000 का 6% निकाल लो, 6/100 इंटू 25,000, कितना आ गया, ये मेरे पास आ गया 1500 आ गया। ये है 6% का वैल्यू। तो मैंने कहा कि 1500 इनकम और हो रही है इसकी, अगर 1500 इनकम हो रही है तो डिपॉजिट कम हो जाएगा। अगर अर्निंग, भाई अर्निंग हटाऊंगा अगर मैं सेल्स में से, तो डिपॉजिट आएगा ना, यानी कि अर्निंग जो हो रही है वो डिपॉजिट कम होता जाएगा, जितनी अर्निंग होगी वो डिपॉजिट से ही तो आएगी। मतलब जो डिपॉजिट क्या है मेरा, डिपॉजिट है टोटल सेल्स माइनस अर्निंग, तो अर्निंग बढ़ाऊंगा तो डिपॉजिट कम होता जाएगा मेरा। अर्निंग इतनी बढ़ गई है 1500 की, अर्निंग अगर इतनी बढ़ गई तो डिपॉजिट मेरा कुछ कम हो जाएगा। तो वो कितना तो कम हो जाएगा, तो अब भाई 57,500 में से 1500 कम कर दो, तो कितना बन गया भाई, 56,000 बन गया भाई। ओके, तो अब ये जो 56,000 है कि भैया जो मेरा अब डिपॉजिट आया 56,000 का, ये मेरा कितना था भाई, ये 80% है सेल्स का। तो यहाँ से मैं 100% सेल्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ, क्या हो गई भाई, 56,000 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100, 70,000 आ गया आंसर। कितना आसानी से हो गया ना ये, आप देखो। एक और बार और समझ लेते हैं। मैंने कहा यहाँ पे, मैंने दो पार्ट कर दिए क्वेश्चन के, एक फर्स्ट केस सेकंड केस। मैंने कहा ये तो है 25,000 तक का, ये उससे ज़्यादा वालों का है। यहाँ पे 14% तो है ही है, 25 के बाद वाली जो है उसमें 14% तो होगा ही होगा, 6% और होगा बोनस उससे ज़्यादा वाली पे अगर केस है तो। ठीक है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे तो आ गया ये 20% का। ठीक है, ठीक है भाई। अब मैंने कहा कि 25,000 तक जो थी उसमें 6% और कहीं से भी आ रहा है उसके पास, तो 20% हो गया टोटल। ठीक है भाई, हो गया। अब मैंने कहा कि 20% टोटल है इसका अर्निंग
सेल्समैन की। 80% जो बची हुई होगी वही होगा डिपॉजिट, 80% ही डिपॉजिट होगा भाई। हाँ जी बिल्कुल होगा ही होगा। अब मैंने कहा कि मैंने 20% थोड़ा सा कुछ ज़्यादा, अब मैंने ये जो 80% है ये कब आ रहा है डिपॉजिट, जब मैंने कुछ वैल्यू ज़्यादा मान ली अर्निंग की। अब वो ज़्यादा कितनी मानी है ये मैं निकालूंगा। तो अब वो निकाली मैंने, तो मैंने कहा कि ये 25,000 का 6% ज़्यादा माना था, 6% निकाल लिया, 25,000 का कितना आ गया 1500। मैंने 1500 ज़्यादा माना तो मेरा डिपॉजिट है 57, ज़्यादा माना तो मेरा जो डिपॉजिट है वो 80% है भाई। अगर ज़्यादा मान रहा हूँ तो 80% है। ठीक है, ठीक है। तो जो ज़्यादा माना मैं उसको घटा देता हूँ डिपॉजिट में से। ठीक है भाई, उसको बराबर करने के लिए। क्यों भाई, तभी तो, अगर मैंने कुछ ज़्यादा माना है तो पहले जो डिपॉजिट दे रखा है इनिशियली वो कुछ एडजस्ट तो होगा ना, अगर मैंने कुछ अलग मान के 80% कराया तो अब उसको इक्वल करने के लिए अगर 6% ज़्यादा माना है मैंने तो अर्निंग ज़्यादा मान ली, अर्निंग ज़्यादा मान ली तो डिपॉजिट कम नहीं हो जाएगा। तो डिपॉजिट कम होके 1500 कम कर दिया मैंने तो 56,000 हो गया डिपॉजिट। अब ये 80% है, अगर ये 80% है तो 100% निकाल दिया मैंने टोटल।